कभी नहीं भूलेंगे आप यूपी के सारे वेटलैंड। जय हिंद साथियों, सेंटर फॉर एम्बिशन परिवार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता है यूट्यूब चैनल में। और आज का ये वीडियो स्पेशली हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी SSSC हो, यूपी PCS का एग्ज़ाम हो, RO ARO का एग्ज़ाम हो, वेटलैंड एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्ज़ाम में आया है। इवन PCS के मेंस तक में ये टॉपिक पूछा जा चुका है कि यूपी के वेटलैंड जो है उनके बारे में हमें बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और सीधे चलते हैं हमारे इस टॉपिक के एनालिसिस पे। खास बात यह है कि आज हम जो वेटलैंड पढ़ने वाले हैं ये वेटलैंड्स केवल हम रटेंगे नहीं, इन वेटलैंड्स को हम ध्यान से समझेंगे और गारंटी मेरी है कि ये एक भी आपको मिस नहीं होगा, एक भी आप भूलेंगे नहीं कभी। हर प्रकार के एग्जाम में ये आपको हमेशा याद रहेंगे। अब इसका लेना देना केवल रटने से नहीं है, इसे केवल रटना नहीं है, इसे समझना है। क्योंकि जो साइंस है, जो विज्ञान है याद करने का या पढ़ने का, वो ये कहता है कि हमेशा एक अननोन चीज़ को नोन चीज़ों से कनेक्ट किया जाए। तो हमने जो क्लास 1 में डिवीज़न और ज्योग्राफी पढ़ी थी, देखिए क्लास 1 में जो हमने डिविजन्स और ज्योग्राफी पढ़ी थी यूपी की, उससे हम इसको रिलेट करने वाले हैं। और एक बार वो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, एक बार वो संबंध परस्पर हमने एक दूसरे से इनका बना दिया, तो फिर हम कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो ऐसे रटना नहीं है, इसको ऐसे मत सोचिएगा कि ये कोई रटने वाला विषय है। इसको बहुत ही गहनता से समझना है और साथ ही साथ इसको हमें वास्तविकता में देखना है कि ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं सारे वेटलैंड्स, और फिर हम इसको पूरी तरह से अपने एग्जाम के लिए डेवलप कर लेंगे। तो आइए वेटलैंड्स शुरू करने से पहले एक बार इस टॉपिक का इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं कि वेटलैंड्स होते क्या हैं, वेटलैंड्स का क्या क्या प्रकार है, मतलब किस प्रकार से हमें वेटलैंड्स को समझना है। ठीक है जी। तो ये जो वेटलैंड है इसको आर्द्र भूमि भी कहते हैं हिंदी में, और इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर लैंड और वाटर दोनों की विशेषताएं साथ में पाई जाती हैं। सिंपल सा मतलब ये है, हालांकि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है, पर वेटलैंड का सिंपल सा मतलब क्या है कि इस प्रकार का इकोसिस्टम बड़ा ही खास है। यहाँ जमीन, भूभाग और पानी, वाटर, दोनों का जो इकोसिस्टम है वो साथ में एग्जिस्ट करता है। और इसी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही यूनिक हो सकती है। यहाँ पर जो नेचर का क्लाइमेट एक्शन है वो बहुत ही बढ़िया होता है। क्लाइमेट इसमें यहाँ पर कार्बन सिंक की तरह ये काम करता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की तरह ये काम करता है। हमारे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में वेटलैंड्स हेल्प करते हैं और साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ये हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में वेटलैंड्स जो हैं ये ट्रांजिशन जोन है, ये बहुत ही स्पेशल जोन्स होते हैं जहां पर दोनों प्रकार के इकोसिस्टम साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एक से भले दो, तो जब दो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, यहाँ की फ्लोरा, फौना, यहाँ का क्लाइमेट, सभी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगे। तो इसी श्रृंखला में वेटलैंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए एक कदम उठाया गया था। साल था 1971, एग्जाम में आता है, साल था 1971, तिथि थी 2 फरवरी की, डेट थी 2 फरवरी की। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में ये कन्वेंशन एक लागू किया गया जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो इंटरनेशनली जो वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मुख्य हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी समझा कि ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, इन सभी पर्पसेस के लिए इनकी बहुत महत्वता है। तो इस वजह से ये कन्वेंशन साइन किया गया। इसीलिए जो भी वेटलैंड्स इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट होते हैं उनको रामसर वेटलैंड्स बोलते हैं। और रामसर वेटलैंड्स ही एग्जाम में आता है कि पूछा जाता है कि कौन कौन से जो इंडिया में वेटलैंड्स हैं वो रामसर वेटलैंड्स हैं। हम क्योंकि यूपी स्पेशल सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम यूपी से संबंधित वेटलैंड्स की बात करेंगे। तो तिथि आप याद रखेंगे 2 फरवरी, साल था 1971, जगह थी रामसर जो ईरान में है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन ये कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी को,
इसी दिन, इसी तिथि को ही हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है एग्जाम में, ठीक है हमें, क्योंकि देखिए नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, नॉलेज गैदर करना बहुत अच्छी बात है, पर हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अब क्योंकि एग्जाम हमारा क्वालिफाई होना चाहिए तो उस वजह से हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिकलिटी पर भी नजर रखनी होगी। साथ ही साथ एक चीज आज तक नहीं आई है और मुझे लगता है आने वाले भविष्य में ये क्वेश्चन बनेगा पोटेंशियल। सब लोग ईरान का ये शहर रामसर तो याद रख लेते हैं, पर एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपसे, और वो गलती ये है कि इस कन्वेंशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। मतलब कोई संस्थान होगी ना जो इसको रेगुलेट करती होगी वैश्विक स्तर पर और इसके लिए काम करती होगी, तो उसका ऑफिस होगा या उसका सेक्रेटेरिएट होगा। तो वो सेक्रेटेरिएट है, वो हेडक्वार्टर कहाँ है? वो ईरान में नहीं है, वो है ग्लैंड में। और ये ग्लैंड जो है ये स्विट्जरलैंड की एक म्यूनिसिपैलिटी है। तो नाम हमेशा एग्जाम के लिए विशेष महत्वपूर्ण चीज है, ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, ये एग्जाम में आएगा आने वाले वर्षों में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, और ये जो एक्चुअली हेडक्वार्टर है ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये कुश्ती वाला WWF नहीं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इकोलॉजी का जो टॉपिक है, और IUCN। ठीक है जी, तो इसका कलेक्टिव हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और वहीं पर उसी को ये होस्ट करता है जो रामसर कन्वेंशन है, वहीं पर इसका भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है जी, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। चलते हैं सीधे बिना समय गवाए हुए हमारे वेटलैंड्स की तरफ और जानते हैं कि हमारे भारत में टोटल कितने वेटलैंड हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी ये टॉपिक है। हमारे भारत में 99 वेटलैंड हैं, रिसेंट जो एडिशन हुआ है 99। और कमाल की बात बता देता हूं मैं आपको, जो 99th एडिशन हुआ है वो एक्चुअली अपने यूपी ही हुआ है। तो अभी इंडिया में 99 वेटलैंड है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा 20 वेटलैंड तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पे हमारा यूपी आता है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा 20 वेटलैंड तमिलनाडु में है और दूसरा नंबर यूपी का है। यूपी में 12 वेटलैंड है, यूपी में 12 वेटलैंड है जो सेकंड पोजीशन है। ठीक है जी, तो ये दो बेसिक चीजें एग्जाम में आ जाएंगी करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। एक ये कि 99 वेटलैंड्स हैं इंडिया में, और जो रीसेंट एडिशन हुआ है जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है लिस्ट में रामसर साइट के तौर पर, वो यूपी का ही 12वां है। हम जानेंगे अभी कि ये कौन सा है, और इस तरह से यूपी जो है वो सेकंड नंबर पर आकर खड़ा हो जाता है तमिलनाडु के बाद। अब बिना समय गवाए हुए, बिना अपने अभ्यर्थियों को और इंतजार कराए हुए सीधे चलते हैं वेटलैंड्स की तरफ। ठीक है जी, आपके सामने है यूपी का मैप। अब बढ़िया बढ़िया करके एक एक करके समझते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन सी चीज़ें, कहाँ कहाँ कौन कौन से वेटलैंड है। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो वेटलैंड लेने वाले हैं उसका नाम पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वेटलैंड है उसका नाम है बखीरा। हम जो सबसे पहला वेटलैंड आज अभी कवर करेंगे उसका नाम है बखीरा, बखीरा वेटलैंड। ठीक है, अब बखीरा जो वर्ड है इससे आपको कुछ संबंध बनाने होंगे। ठीक है, और इसको हम ज्योग्राफिकली भी देखेंगे। और संबंध कैसे बनेगा, जैसे बखीरा से 3 संबंध बन सकते हैं। एक तो हो सकता है बखेड़ा, एक हो सकता है बखेड़ा। बखेड़ा मतलब फसाद, दंगा, झगड़ा मत करिए। ठीक है, कॉमन हिंदी का शब्द है, बखेड़ा मत खड़ा करिए। दूसरा जो शब्द है वो हो सकता है खीरा, यहां से आप खीरा भी याद कर सकते हैं। और याद क्या कर सकते हैं, सिंपल इसी से रिलेट हो रहा है। और तीसरा जो वर्ड हो सकता है वो होता है बखिया, बखिया मत उधेड़िए। ये दोनों मुहावरे हैं, बखेड़ा और बखिया। और खीरा एक खाने की चीज है, अभी गर्मियों में हम सभी खाते हैं, तो ये बढ़िया। ये 3 चीजें आप शब्द देख सकते हैं। अब देखिए इन तीनों शब्दों का करना क्या है वो समझ लीजिए। ये बखीरा जहां वेटलैंड लोकेटेड है, ये जिला है संत कबीर नगर। आइए मैप पर जानते हैं संत कबीर नगर है कहां। तो ये वाला जो जिला है, ये वाला जो जिला है बीच में, ये इसको मैं शेड कर देता हूं, ये है हमारा संत कबीर नगर। आप देख पा रहे होंगे कि संत कबीर नगर जो है ये एक्चुअली बिल्कुल पूर्वांचल का हिस्सा है। ठीक है, और हम इसको कैसे समझने वाले हैं, हम इसको डायरेक्शन पकड़ के चलेंगे। ऐसा नहीं कहीं से कोई भी रैंडमली उठा लिया, दिमाग को प्रॉपर एक हमें डायरेक्शन देना है। दिमाग को सिखाने का एक तरीका होता है, उसको हमें एक सीक्वेंस देना है। अगर आप बहुत रैंडमनेस क्रिएट कर देंगे तो वो कभी भी चीजों को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो पूर्वांचल का ये जो पार्ट है संत कबीर नगर, ये एक्चुअली बस्ती डिवीजन का पार्ट है। हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में, बस्ती डिवीजन का। तो अब यहां पर जिला लिख लेते हैं। जिले का नाम है संत कबीर नगर।
संत कबीर नगर। तो अब इसका बखीरे का जो लेना देना है, बखीरा का जो लेना देना है वो संत कबीर नगर से है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे संत कबीर नगर से जुड़ सकता है। देखिए, संत कबीर जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, एक भक्ति संत थे, और उनका मानना था कि सारे भगवान जो हैं, सारे जो धर्म हैं वो एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत फेमस दोहा भी है या एक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो संत कबीर जी से जुड़ी हुई हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। तो हिंदू और मुस्लिम, काबा कैलाश कहीं पर भी सब एक है, कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। तो धर्म को लेके बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे आप संत कबीर जी को जोड़ सकते हैं। उन्होंने यही बोला था कि कभी भी धर्म को लेके बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, संत कबीर साधु थे, साधुकुड़ी भाषा बोलते थे, बहुत ही सिंपल जीवन जीते थे। तो खीरा खा के आप उनका एक दिमाग में छवि बना सकते हैं कि खीरा खा के वो अपना जीवन यापन सिंपली काटते थे, उन्हें किसी से ज्यादा लेना देना नहीं था। तो ये जो है उनकी सिंप्लिसिटी को दर्शाता है। आपको जो रिलेशन समझ में आए आप उसको पकड़ के इसको दिमाग में रख सकते हैं। और बखिया से क्या मतलब है, इसको बड़ा रिलेट कर सकते हैं। बखिया मत उधेड़ो मतलब सिलाई मत उधेड़ो। ठीक है, अब जो संत कबीर थे वो वीवर फैमिली से थे। वीवर मतलब बुनकर जो परिवार होते हैं ना, जो बुनाई का काम करते हैं, तो ये बुनकर परिवार से थे। और ये बात कौन कह सकता है, एक बुनकर ही तो कह सकता है। क्यों जी बताइए, एक बुनकर ही ये कह सकता है कि बखिया, उसने मुश्किल से सिलाई करी है तो कह रहा है बखिया मत उधेड़ो। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी आपका रिलेशन आपको समझ में आए आप उसको पकड़ के अपनी बात कर सकते हैं। जैसे संत कबीर नगर की बात हो रही है तो संत कबीर ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी थी, तो बखेड़ा मत खड़ा करो, बखीरा। वो सिंपल जीवन, सादा जीवन जीते थे, खीरा खा के अपना जीवन यापन कर लेते थे, तो बखीरा। और उन्होंने, क्योंकि वो एक बहुत ही वीवर फैमिली से बिलोंग करते थे, वहां सिलाई होती थी, बुनकर का काम होता था, तो वो सबसे ये कहते थे कि बखिया मत उधेड़ो भाई, क्यों बखिया उधेड़नी, तो बखीरा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये जो है हमें याद हो गया होगा। और तुरंत ही हम एक काम करते हैं, बढ़िया से यहां पर लिख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, संत कबीर नगर में जो वेटलैंड है उसका नाम है बखीरा। ये रामसर साइट हमारी पहली हो गई। अब रैंडमली कहीं भी नहीं चल देना है, यहां से प्रॉपरली ईस्ट से हम चलना शुरू हुए हैं, तो अब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आप जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे तो ये तो था बस्ती डिवीजन। बस्ती डिवीजन के जस्ट बगल में पड़ता है देवी पाटन डिवीजन, है ना जी। देवी पाटन, देवी पाटन क्यों है इसका नाम, क्योंकि यह देवी पाटन तीर्थ स्थल है, शक्तिपीठ है, माता रानी का, शक्तिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है ये वाला डिवीजन। क्यों जी, इसको रटना नहीं है कुछ भी। ठीक है, पहले क्लास में हमने पढ़ा था इसको। ठीक है, तो ये जो देवी पाटन डिवीजन है इसमें बहराइच, ये बहराइच है, ये बहराइच है, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये 3 जिले, और नीचे गोंडा चौथा ये, तो ये 4 जिले आते हैं। ठीक है, तो अगला जो जिला है उसको मैं मार्क कर देता हूं, वो है गोंडा। ठीक है, अगला जिला हम पढ़ने वाले हैं वो है गोंडा। तो गोंडा लिख लेता हूं मैं, पहले काम करता हूं मैं, गोंडा का नाम लिख लेता हूं। ठीक है, अब जिला दिमाग में आ गया, किसकी बात होने वाली, गोंडा की। ठीक है, अब गोंडा की जब बात हो रही है तो अब हमें पढ़ना है अपना अगला वेटलैंड। बखीरा के बाद हमारा अगला वेटलैंड जो है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो हमारा जो अगला वेटलैंड है उसका नाम है पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा। ठीक है, समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्या क्या संबंध बनते हैं और कौन सा आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक संबंध जो बनता है वो तो बनता है शब्द गॉड से। ठीक है, पहला जो संबंध बन सकता है वो है शब्द गॉड से। तो आपको गोंडा जिला याद रखना है ना, तो गोंडा से गॉड मिलता है, तो पार्वती माता कौन है, गॉड है, तो गॉड है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरा एक वर्ड और बनता है, पार्वती मैया का एक नाम है गौरा, गौरा देवी। ठीक है, उनको गौरा मैया भी बोलते हैं। ठीक है, तो गौरा से गोंडा, ये भी आप याद रख सकते हैं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ठीक है, तो पार्वती अर्गा मतलब गौरा का अर्गा, गौरा मतलब गोंडा जिला। ठीक है, पार्वती नाम सुनते ही गौरा, गौरा से गोंडा जिला, और पार्वती कौन है, गॉड है, तो कौन सा जिला, गोंडा जिला। ठीक है, एक और चीज हो सकती है, जैसे माता रानी को बहुत से भोग और चीजें चढ़ाई जाती हैं, तो गोंद के लड्डू,
माता रानी को क्या चढ़ाए जाएं? गोंद के लड्डू। ठीक है, तो गोंद के लड्डू भी किससे जुड़ जाएंगे? गोंडा जिले से। गोंद का लड्डू, गोंडा जिला। पार्वती माता के मंदिर गए, वहां पर क्या चढ़ाया? गोंद के लड्डू, गोंडा। और चौथा जो हो सकता है, कोई भी ले लीजिए, गेंदा फूल ले लीजिए। तो माता पार्वती के मंदिर गए और वहां पे हमने गेंदे का फूल चढ़ाया, गोंडा। जो भी आपको परस्पर समझ में आ रहा हो, जिससे भी आपका संबंध बन रहा हो। देखिए, वैसे आपको हजारों ट्रिक्स और ट्रिप्स मिल जाएंगी, वो है कॉन्सेप्ट, ये नहीं है। बात ये कि आपके लिए कौन सी काम करेगी, वो आपको समझना होगा। कि पार्वती जो मैया है, माता रानी है, उनका नाम एक गौरा देवी है। तो पार्वती अर्घा मतलब गौरा का अर्घा, गोंडा जिला। माता पार्वती के मंदिर गए, वहां पे हमने फूल चढ़ाया, तो कौन सा फूल चढ़ाया? गेंदे का फूल, तो गोंडा। और हमने एक भोग में लड्डू चढ़ाए गोंद के, तो गोंडा। और भगवान माता पार्वती क्या है? भगवान है, गॉड है, तो गोंडा। ठीक है, ये हमने इसको रिलेट कर लिया। पर इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये है क्या? इसका नाम में अर्गा लगा है, अर्गा। रटना नहीं है, कुछ भी रटने का कोई विषय नहीं है। ठीक है, जो चीज आपको रटने वाली लगती है, उसमें भी रटने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो अर्गा होता है, इसका मतलब है जो शिवलिंग आपने अगर देखा होगा, तो उसके आसपास इस तरह से जल निकासी के लिए एक बना होता है, तो उसको अर्गा बोलते हैं। ठीक है, तो ये माता पार्वती का स्थान माना जाता है। बीच में शिवलिंग होता है, ये माता पार्वती का स्थान माना जाता है। तो अर्गा नाम क्यों है? क्योंकि यहां पर ट्विन ऑक्सबो लेक है। लिख लीजिए, ट्विन ऑक्सबो लेक। और ऑक्सबो लेक क्या है? ज्योग्राफी के विषय में हमने पढ़ा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कि जैसे जब एक नदी इस तरह से धारा प्रवाह बह रही है, और अब ये मैदानी इलाकों में बह रही है। कहां पर बह रही है? मैदानी इलाकों में। तो जब ये मैदानी इलाकों में बह रही है, तो होता क्या है कि इसकी स्पीड हो गई है स्लो, और सेडिमेंट का लोड हो गया है बहुत ज्यादा। तो ये जो सेडिमेंट्स कैरी कर रही है, वो अब इसके इनर साइड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। इसके इनर जो साइड है, जो स्लोअर साइड है, यहां स्लोअर साइड होती है, यहां स्पीड वाली, यहां स्लोअर, यहां स्पीड, यहां स्लोअर, यहां स्पीड। तो जो स्लोअर साइड है, वहां पर ये सेडिमेंट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और धीमे 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 सेडिमेंट इतना इकट्ठा हो जाएंगे कि ये जो है, इस रिवर जो है, इसको क्रॉस करना है इनको मुश्किल हो जाएगा। तो रिवर एक अल्टरनेट पाथ जनरेट कर लेगी। ये बहुत सिंप्लिसिटी से हम समझ रहे हैं। रिवर एक अल्टरनेट पाथ जनरेट कर लेगी, और ये वाली जो चीज है, ये नदी से, मेन नदी से अलग हो जाएगी। ये वाला हिस्सा मेन नदी से अलग हो जाएगा। इसी लेक को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। इसी लेक को जो मिएंडरिंग की वजह से अलग हुई है, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो दिमाग में रखिएगा कि एक्चुअली पार्वती अर्गा जो है वो ऑक्सबो लेक है, इसलिए इनका नाम ये है। और जिला है हमारा गोंडा। कुछ भी रटने जैसा नहीं है। ठीक है, अर्गा वर्ड में ये मिएंडरिंग का कॉन्सेप्ट, ये लूप लाइक जो लेक्स हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेडिमेंट इकट्ठा शुरू होना होगा, नदी को मुश्किल होगी धीमे धीमे यहाँ पर क्रॉस करने की, तो ये जगह कट जाएगी, और ये अलग होकर ये इस तरह की शेप की एक लेक, क्रेसेंट शेप की एक लेक बन जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्वती अर्गा। तो आइए चलते हैं अपने मैप की तरफ, और मैप पर एक बार हम लोग घोषित कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है ना जी, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग लिख देंगे पार्वती अर्गा। ये वेटलैंड हो गया, रामसर साइट हो गई, पार्वती अर्गा। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो अब आते हैं, देखिए आप देख पा रहे होंगे हम लोग बस्ती से किस डिवीजन में आए हैं? देवी पाटन। अब देवी पाटन से हम लोग अगला, ये बीच वाला जो, हरे यूपी का दिल, बीच का हृदय, सबसे इंपॉर्टेंट अवध जो क्षेत्र है, जो लखनऊ डिवीजन वाला पार्ट है, वहां पर हम एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ लखनऊ डिवीजन में आपको 3 चीजें मिल जाएंगी बहुत आसानी से। आइए देखते हैं कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये जो बिल्कुल बीच में है, ये जगह जिस पर काली डॉट लगाई है मैंने, ये लखनऊ है, ये जिला है लखनऊ। ठीक है, तो अब ये जो लखनऊ जिला है, इससे नीचे ये यहां पर, इसको शेड कर देता हूं मैं। ठीक है, ये जो जिला है इसको बोलते हैं राय बरेली। जिले का नाम लिख लेते हैं पहले, राय बरेली। ठीक है, ये हमारा जिला हो गया राय बरेली जिला। ठीक है, तो जिला समझ में आ गया। अब हम लोग ईस्ट से वेस्ट चल रहे हैं, रटने जैसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस समझिए। बस्ती का जो डिवीजन है उसमें संत कबीर नगर, उससे फिर हम लोग आए हैं देवी पाटन में गोंडा, और फिर लखनऊ डिवीजन में राय बरेली। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले वेटलैंड की तरफ। ठीक है, अब वेटलैंड का नाम लिख लेते हैं पहले। तो जो अगला वेटलैंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो तीसरे नंबर का वेटलैंड है, नंबर 3, ठीक है, उसका नाम है समासपुर वेटलैंड।
क्या नाम है? समासपुर वेटलैंड। ठीक है, अब देखिए समासपुर जो है वो बड़ा समस्या का विषय है। ठीक है, तो वर्ड याद रखिएगा, समस्या। वर्ड क्या याद रखना है हमें? समस्या। तो समासपुर से समस्या। अब जब समस्या आती है तो हम किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं। समस्या के समय हम राय लेते हैं, ठीक है, समस्या के समय हम राय लेते हैं। तो यहां से जिला पकड़ लीजिएगा, रायबरेली। समस्या के समय हम राय लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई समय का वेस्टेज करना ही नहीं है। समस्या, समासपुर से समस्या, समस लिखोगे ना, समस पढ़ते ही वर्ड कौन सा याद आ जाएगा? समस्या। तो समस्या के समय हम राय लेते हैं, जिला हो गया रायबरेली। आइए क्विकली इसको मार्क कर लेते हैं कि अगर हम रायबरेली में हैं तो राय तब हम देंगे जब हम समस्या में फंसे हुए होंगे। तो यहां पर जो वेटलैंड हो गया उसका नाम हो गया समासपुर वेटलैंड। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट की तरफ। अब लखनऊ डिवीजन में ही रहना है। ठीक है, तो ये लखनऊ है, तो लखनऊ के नीचे ये रायबरेली था। लखनऊ के जस्ट बगल में ये, लखनऊ से बिल्कुल लगा हुआ ये, ठीक है जी, ये जो जिला है इसका नाम है उन्नाव। इस जिले का नाम है उन्नाव। जिले का नाम पहले लिख लेते हैं हम लोग, उन्नाव। ठीक है, उन्नाव जिला समझ लिया हमने, ये लखनऊ डिवीजन का पार्ट है ना जी। तो अब चलते हैं अपने वेटलैंड की तरफ कि हम इसमें किस वेटलैंड की बात करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कौन सा वेटलैंड हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेटलैंड का नाम लिख लेते हैं पहले, बहुत इजी है। नवाबगंज वेटलैंड है। वेटलैंड का नाम है नवाबगंज। ठीक है जी, अब इसमें कोई समस्या का विषय ही नहीं है। ठीक है, समस्या वाला पार्ट हल हो गया है, समस्या के लिए राय ले ली थी हमने। अब नवाबगंज का मतलब यहाँ क्या है कि जब भी हम अवध की बात करते हैं तो अवध या लखनऊ जो क्षेत्र है वो नवाबों का क्षेत्र है। ठीक है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह 57 की क्रांति याद रखिएगा। ठीक है, तो नवाब जो है वहाँ से हमें वर्ड याद रखना है। ठीक है, तो नवाब की नाव सबसे पहले निकलेगी। अगर कभी कोई दिक्कत है या कहीं जाना है तो सबसे पहली नाव किसकी निकलेगी? आउट ऑफ ऑल दी बोट्स सबसे पहली नाव निकलेगी नवाब की। तो नवाब की नाव सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्यों डाला है मैंने वो मैं बता देता हूँ, कॉमन सेंस है। आप नवाब की बात करेंगे तो सबसे पहले नवाब का ही चित्र आएगा। अगर पूरे अवध की बात हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? नवाब को। सबसे पहले का अर्थ ये है कि जुड़े रहिएगा, अगला जो इस यूपी स्पेशल की सीरीज में अगला जो वीडियो आने वाला है वो सारे प्रोटेक्टेड एरियाज का होगा। अभी तो हम वेटलैंड की बात कर रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, सारी हम बर्ड सेंचुरीज पढ़ेंगे। तो एक्चुअली नवाबगंज एक बर्ड सेंचुरी है, ये एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार है। और कमाल की बात यह है कि यूपी का जो सबसे पहला पक्षी विहार है, पक्षी विहार की बात, वाइल्ड लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, बर्ड सेंचुरी, वो यही है नवाबगंज। 1984 में इसको नोटिफिकेशन मिली थी, ये नोटिफाई किया गया था। और 1984 का ये सबसे पहला यूपी का बर्ड सेंचुरी है, बर्ड पक्षी विहार, वाइल्ड लाइफ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसी वजह से सबसे पहले नाव किसकी निकलेगी? नवाब की। तो नाव से हो गया उन्नाव और नवाब से हो गया नवाबगंज। ठीक है जी, बहुत इजी है। अच्छा, एक तरीका और आप इसमें ये ना, अगर जैसे ये कभी नहीं आ रहा दिमाग में तो हम एक काम और कर सकते हैं इसमें कि नवाब की उन्नति हो। ठीक है,
है क्या कि हमें पता है कि वाजिद अली शाह जो जी थे, नवाब जो थे लखनऊ के, बहुत फेमस, वो बहुत ही पॉपुलर थे, सब लोगों ने बहुत प्यार करते थे। तो 57 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण यही तो था कि जब डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते वो जगह ले ली तो उन्हें ये लगा कि वहाँ पर मिस गवर्नेंस के कारण बताया गया कि नवाब वाजिद अली शाह अवध क्षेत्र को अच्छे से, अपने जो उनकी जगह है, जो उनका राज है, उसको अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते। जस्ट उसका उल्टा था। तो लोगों ने 1857 की क्रांति में अवध के लोगों ने इसी वजह से विद्रोह किया था, क्योंकि वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, ये हड़पा गया था, इसकी नीति से बहुत नाखुश थे और वो अपने नवाब वाजिद अली शाह को बहुत पसंद करते थे। तो आप नवाब वाजिद अली, नवाबगंज सुनते ही किसका नाम याद रखेंगे? नवाब वाजिद अली शाह का। और हम क्या चाहते हैं, लखनऊ के लोग या अवध के लोग क्या चाहते हैं कि उनकी उन्नति हो। उन्नति का मतलब नाव, नवाब की उन्नति हो या नवाब की नाव सबसे पहले निकलेगी। सबसे पहले का मतलब ये है कि ये फर्स्ट बर्ड सेंचुरी थी। ठीक है जी, बढ़िया से, कुछ भी रटने का विषय नहीं है। तो आइए तुरंत अपने मैप पर इसको मार्क कर लेते हैं। चलिए जी, चलिए क्विकली। उन्नाव, अब हमें पता है उन्नाव के साथ हम नाम लिख देंगे नवाबगंज वेटलैंड। ठीक है जी, चलिए बढ़िया, शानदार। अब चलते हैं लखनऊ डिवीजन में, यहाँ थोड़ा ऊपर, जस्ट उन्नाव से ऊपर ये वाली जगह, इस जिले को मार्क कर लेता हूं मैं। ठीक है, और इस जिले का नाम है हरदोई। इस जिले का नाम है हरदोई। ठीक है, ये भी लखनऊ डिवीजन का पार्ट है और जिले का नाम है हरदोई। तो जिला समझ में आ गया। ठीक है जी, अब जिला एक बार जब समझ में आ गया है तो अब चलते हैं वेटलैंड की तरफ। ठीक है, तो वेटलैंड का जो नाम है वो है सांडी वेटलैंड। हाँ जी, हंस लीजिए, कोई बात नहीं है। सांडी वेटलैंड। ठीक है, तो सांड ऑब्वियसली बात है, इससे क्विकली जो शब्द हमें याद आता है वो आता है सांड। ठीक है, अब देखिए सांड से क्या मतलब है। यहाँ पर सांड का मतलब होता है बुल, इंग्लिश में मतलब होता है बुल। और एक पिक्चर आई थी जी, सांड की आंख। ठीक है, तो सांड की आंख का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए, जो लोग स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है बुल्स आई का। नहीं पता है तो हम बात कर लेते हैं, सभी को पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब तीरंदाजी होती है या निशानेबाजी होती है, बेसिकली निशाने की बात है, तो आपने देखा होगा कि जो स्कोरिंग मिलती है वो एक सामने बोर्ड लगा होता है, उस पर हिट करने से मिलती है। तो इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो सेंटर पीस होता है, इसी को बोलते हैं बुल्स आई। ठीक है, सांड की आँख, क्या बोलते हैं? सांड की आँख। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा स्कोर किस पॉइंट को हिट करने से मिलते हैं? जैसे अगर सबसे बाहर वाली रिंग है तो उसको हिट करने के लिए आपको मिलेंगे 1 पॉइंट, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। जो सबसे बीच वाली होती है तो उसको हिट करने के लिए मिलते हैं पूरे 10 पॉइंट। पर इसको हिट करना सबसे मुश्किल है ना? तो सांड की आंख को हिट करना या निशाना लगाना, कुछ भी लिख लीजिए, सांड की आंख पर निशाना लगाना कैसा है? बहुत हार्ड है। और हार्ड से बन जाएगा हरदोई। ठीक है जी, सांड की आंख पर निशाना लगाना बहुत हार्ड है। सांड की आंख से क्या मतलब है? सांड से क्या मतलब है? सांडी। तो ये चीज़ याद रखना, सांडी वेटलैंड की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो एक ये तरीका भी है, एक और आसान तरीका। देखिए, सांडी वर्ड देखते आपके दिमाग में सांड की छवि आएगी। ठीक है, सांड एक बुल की आएगी। तो जो बुल होता है वो बहुत ही रॉबस्ट, बहुत ही भारी भरकम, एक मतलब ताकतवर जीव है। तो वो हार्ड है, वो काफ़ी मजबूत है, हार्डी एक एनिमल है। वो कोई ऐसा बकरी मेमने की तरह नहीं है। ठीक है, तो उसमें दम है उसके शरीर में, वो इतनी जल्दी किसी के डरता नहीं है। तो सांड जो है वो हार्ड है, वहाँ से हरदोई वर्ड आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो सांड की आंख पर निशाना लगाना हार्ड है। ठीक है, तो आइए तुरंत देख लेते हैं, हमारे लिए कोई टफ नहीं है ये चीज़। तो हम जो हमारे साथी हैं वो बताएंगे, हरदोई में है सांडी वेटलैंड। कौन सा है जी? सांडी। ठीक है, तो गिनती तो कर लें, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए जी। अब बचे हैं हमारे 7 वेटलैंड। चलिए क्विकली देखते हैं कहाँ पर कौन सा है। तो देखिए, ईस्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया और सेंट्रल यूपी कंप्लीट हो गया। अब हमें चलना है वेस्ट की तरफ। कभी नहीं भूलेंगे हम इसको, सीक्वेंस को दिमाग में रखिएगा, ऐसे से ऐसे, फिर ये। अब हम वेस्ट की तरफ आएंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे आप वेस्ट बॉर्डर पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर
ये जो बॉर्डर है, ये वाली लाइन यहाँ तक, ठीक है, ये हरियाणा है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक राजस्थान है, राजस्थान है, ठीक है। यहाँ से एमपी लगना शुरू हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर एमपी के किनारे, यहाँ पर चंबल के बीहड़ों में ये एक जिला है और इस जिले का नाम है इटावा। जिले का नाम क्या है? इटावा। कानपुर डिवीज़न में आता है ये, और ये बिल्कुल एमपी बॉर्डर पर है। चंबल के बीहड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, ये है इटावा, ठीक है। तो इटावा याद हो गया, मतलब इटावा हमें पता है जिला है और कानपुर डिवीज़न का पार्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले वेटलैंड की तरफ, ठीक है जी। अगला जो वेटलैंड है उसका नाम पहले देख लीजिए, सरसई नावर। सरसई नावर, ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, मेरा सौभाग्य, मैं यहाँ पर गया हूँ और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी आपका मौका लगे, देखिए टूरिज़्म में इको टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी एक अच्छी जगह कोई इकोलॉजिकल पार्क हो, कोई वनस्पति से जुड़ा हुआ, बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ जो एक टूरिज़्म है, तो उसको ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर ना सिर्फ सरकार बहुत प्रमोशन कर रही है, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो बड़े जागरूक हैं। तो वो बेचारे हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि लोग यहाँ आएँ, लोग यहाँ देखें, घूमें फिरें, और वहाँ पर रोड बनाई जा रही हैं, पार्क बनाने की प्रयास हो रहा है। बहुत बढ़िया सा एक, हालांकि है अभी भीड़ इलाका, लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है जी। तो सरसई नावर का सेंस क्या है वो समझ लीजिए। यूपी का जो स्टेट बर्ड है वो उसका नाम है सारस क्रेन। क्या नाम है? सारस क्रेन, ठीक है। और कमाल की बात यह है कि ये जो बर्ड सेंचुरी है, सरसई नावर जो झील है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, सरसई नावर झील है। सरसई नावर झील जिस एकमात्र पक्षी के लिए बहुत फेमस है वो सारस क्रेन है। तो यहाँ पर सारस क्रेन बहुत पाई जाती हैं। मैंने पर्सनली देखी, बड़ा देख के मन जो है आनंदित हो गया। वो बड़ा सा पक्षी है, लाल सा मुंह है उसका, चोंच लंबी सी, बहुत ही सुंदर बढ़िया सा पक्षी है। आप लोग भी जाएं तो ज़रूर देखिएगा सारस क्रेन। तो बहुत सिंपल है, सारस वर्ड से तुरंत आप जो है सरसई जोड़ लेंगे। सरसई से क्या आ जाएगा? सारस। सारस देख कर, भाई यूपी की स्टेट वर्ड देखोगे तो देख कर मुंह से क्या निकलेगा? सारस देखकर हमने कहा वाह, विस्मयादिबोधक। हमने कहा वाह, वाह क्या सारस है, ठीक है, वाह क्या सारस है। सारस क्रेन की यहां बात हो रही है। तो वाह से क्या बनेगा? इटावा। वहां से क्या बनेगा? इटावा। और सारस से क्या बनेगा? सरसई नावर, ठीक है जी, सरसई नावर, बढ़िया। अच्छा, एक चीज याद रखना, बहुत से लोग क्या करते हैं, इटावा याद करने के चक्कर में वो ईट याद कर लेते हैं, ईंट या आठ, एटा। अब चक्कर क्या है कि यूपी में एक और जिला है एटा। अगर आप यहाँ आगे वाले हिस्से से इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आप उससे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एटा और इटावा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अभी और कमाल की बात फिर हुई है, कंफ्यूजन पॉइंट ये है कि इवन एटा में भी एक वेटलैंड है, ठीक है, तो और रामसर वेटलैंड है। तो गलती से भी इसको आठ से या एटा, ईंट से मत याद कर लेना, इसको याद करो वाह से। वाह यार क्या सारस है, मज़ा आ गया देख के, ठीक है। तो वाह से इटावा और सारस से सरसई नावर। अच्छा, जिन लोगों को पॉलिटिक्स में रुचि है उनके लिए भी, उनको एक और मज़ेदार बात याद होगी कि एक्चुअली सारस, सरसई से एक और वर्ड भी बनता है सैफई, ठीक है। सरसई से एक वर्ड तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा, सैफई। और जो लोग पॉलिटिकली थोड़े जागरूक हैं उन्हें पता होगा कि सैफई जो है वो सपा का गढ़ है। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो थे वो सैफई के ही तो थे। और इटावा, सैफई जो है वो इटावा का एक गांव है, एक मतलब क्षेत्र है। तो सैफई से आप तुरंत किसको जोड़ लेंगे? इटावा। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, हालांकि हो सकता है सबको इस चीज़ की जानकारी ना हो इसीलिए, लेकिन यूपी वेस्ट के जितने भी लोग हैं उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होगी कि सैफई वो गढ़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र रहा है एसपी का, सपा का, और वो इटावा जिले का पार्ट है, सैफई से सरसई, ठीक है। नहीं तो बाकी सब के लिए सारस, वाह क्या सारस है। तो ये हो गया इटावा, ठीक है जी। आइए चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। तो हमने कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था? ये लिखा था इटावा। इसके नीचे लिख लेते हैं सरसई नावर, ठीक है जी, बढ़िया। अब देखो यहाँ यूपी वेस्ट में ही रहना है, और इटावा कानपुर डिवीजन से जैसे ही ऊपर चलोगे यहाँ पर ये
ये जो जिला है ये ऋषि मयन की तपोस्थली है, नाम है मैनपुरी, नाम है मैनपुरी। ठीक है, आगरा डिवीजन का पार्ट है ये, इसको मार्क कर लेते हैं, जिले को पहले मार्क कर लेते हैं। जिले का नाम है मैनपुरी, इस जिले का नाम है मैनपुरी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले वेटलैंड की तरफ। ठीक है जी, देख लेते हैं। तो अगला जो वेटलैंड है उसका नाम है समान, उसका नाम है समान वेटलैंड। ठीक है, अब मेन व्यक्ति को सम्मान दिया। आप मुझे बताओ, जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई इवेंट होता है, तो उसमें मुख्य अतिथि को ही तो हम लोग सम्मान देते हैं। मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, यानी कि मेन गेस्ट, जो मेन व्यक्ति है। तो और वैसे भी समाज में भी जो मुख्य व्यक्ति होता है, मेन व्यक्ति होता है, उसी को क्या मिलता है? सम्मान। तो मेन से हो गई, स्पेलिंग में ही है मैनपुरी, ऋषि मयन की पुरी, वैसे मयन ऋषि की है तो मयनपुरी, वैसे मैनपुरी इसकी स्पेलिंग है। और सम्मान से हो गया समान। ठीक है, तो समान बर्ड सेंचुरी से आप जो हम लोग जोड़ेंगे वो कैसे जोड़ेंगे? मेन व्यक्ति को ही सम्मान दिया, यानी कि मेन से मैनपुरी और सम्मान से सम्मान बर्ड सेंचुरी। बहुत इजी। चलिए क्विकली इसको लिख लेते हैं। कहाँ पर लिखा था भैया हमने मैनपुरी? यहाँ पर हमारा हो गया समान वेटलैंड। ठीक है, अब हम आगरा में आ गए हैं। कानपुर डिवीजन से हम आ गए आगरा। आगरा डिवीजन से अब हम जाएंगे अलीगढ़ डिवीजन, पर अलीगढ़ जाने से पहले आगरा को निपटा लेते हैं। ठीक है, आगरा डिवीजन को देख लेते हैं। आगरा डिवीजन में टोटल 4 जिले आते हैं जी। आगरा, ये है आगरा, आगरा के तुरंत ऊपर ये वाला है, ये है मथुरा, ये है आगरा, ये है फिरोज़ाबाद और ये है मैनपुरी। तो ये 4 जो हैं जिले आते हैं, और इसमें आगरा जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको आगरा को लिख लीजिए, अब मार्क कर देता हूँ मैं, जो सबसे कोने वाला है। अच्छा, आगरा की विशेषता क्या है? आगरा राजस्थान और एमपी दोनों के बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो आगरा की एक कोने से रोड जाती है ग्वालियर के लिए, और एक से जाती है फतेहपुर सीकरी और उधर आगे भरतपुर के लिए। ठीक है, तो भरतपुर और ग्वालियर रोड, ये दोनों रोड साथ में पड़ती हैं, एमपी राजस्थान का बॉर्डर है। ठीक है, तो ये जो जिला है इसका नाम है आगरा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे हमारे वेटलैंड की तरफ। तो वेटलैंड का नाम लिख लेते हैं सूर सरोवर। सूर सरोवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारे लिए आसान है। सूरज में बहुत आग है, सूरज में बहुत आग है, सूरज में बहुत आग है। सूरज से सूर सरोवर, सूरज से सूर सरोवर, और आग से आगरा। सूरज में बहुत आग है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी देखो गर्मी, पारा देखो कहाँ जा रहा है, 42। अभी जून लगेगा, 2-3 जून और फर्स्ट वीक ऑफ जून में तो देखना 50 भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो सूरज में बहुत आग है आगरा। हालांकि इतना कोई, आप सब जो समझदार बच्चे हैं उनको इस तरह से कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय मैं बता देता हूँ। सूरदास जी जो है वो भक्ति सेंट हैं, हम सबने पढ़ा है, भक्ति संत हैं। उधर कबीरदास जी, उधर सूरदास जी। अंतर क्या है? कबीरदास निर्गुण ब्रह्म, ठीक है, और सूरदास जी सगुण भक्ति करी। और किसकी करी? कान्हा जी की, कृष्ण जी बाल रूप में, कान्हा जी की बाल रूप में उन्होंने भक्ति करी है। तो कान्हा जी की जो बाल रूप में भक्ति की गई है, तो वो किस क्षेत्र में होगी? ब्रज क्षेत्र में। और ब्रज क्षेत्र का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? आगरा। मथुरा जरूर है, मथुरा डिवीजन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, लेकिन डिवीजन क्या पड़ता है? आगरा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखिएगा, यहाँ सूर सरोवर जो एक्चुअली ये सूरदास जी के लिए वर्ड यूज हुआ है। सूरदास, सूरदास कौन थे हमारे? हम सूर सरोवर, सूर वर्ड दिमाग में लाते ही दिमाग में सूरदास का नाम। और सूरदास जो हमारे भक्ति संत थे, उन्होंने कृष्ण जी की, मनोहारी कृष्ण जी की बाल रूप की जो है वो भक्ति करी थी। बहुत ही बढ़िया, शानदार। और वो जगह कौन सी होगी? ब्रज क्षेत्र, यानी कि आगरा। अच्छा, टेक्निकली भी आपको पता होना चाहिए ये क्यों है इसका नाम, ये कॉमन सेंस से। सूरदास जी रुनकता के थे,
सूरदास जी रुनकता के थे, तो इनका क्षेत्रीय पैतृक निवास था वो रुनकता था। तो रुनकता जो है वो आगरा से जब मथुरा आप चलते हैं तो बीच में हाईवे पर NH2 पर ये पड़ता है। तो उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप आगरा से मथुरा जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर ऊपर की तरफ जब जाएंगे आगरा से मथुरा, तो यहाँ पर हाईवे पर बीच में NH2 पर ये पड़ता है, ठीक है। तो आगरा में पड़ेगा सूर सरोवर। मज़ा आ गया साहब, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। गिनती कर लेते हैं ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे 4। चलिए अब चलते हैं अगले डिवीज़न की तरफ। तो अगला जो डिवीज़न है वो है अलीगढ़ डिवीज़न, ठीक है। तो अलीगढ़ थोड़ा ऊपर पड़ेगा। अलीगढ़ से पहले अलीगढ़ डिवीज़न में ही मैनपुरी के जस्ट ऊपर ये एक ज़िला पड़ता है, इसका नाम है बेटा एटा। इस ज़िले का नाम है एटा, ठीक है, इस ज़िले का नाम है एटा। अलीगढ़ डिवीज़न एटा ज़िला है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एटा हमने ज़िला समझ लिया, अब हम चलते हैं अपने वेटलैंड की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो वेटलैंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं, और फिर से करंट अफेयर का टॉपिक है, ये करंट अफेयर का पार्ट होगा, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर का पार्ट होगा, क्योंकि अगली जो वेटलैंड है, रामसर साइट है, उसका नाम है पटना, उसका नाम है पटना। अब पटना से सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट ये है, कॉशियस आपको रहना है कि आपको बिहार नहीं चले जाना है, यहाँ बिहार की बात नहीं हो रही है, ठीक है। कॉमन सेंस है, यूपी स्पेशल सीरीज़ है, हम यहाँ केवल यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पटना है, यहाँ जो पटना है ये यूपी की बात है, ठीक है। अब एक बहुत आसान तरीका है, किसी को छेड़ोगे कि पटते हो क्या, तो वो ईंट मारेगा, ठीक है। तो वहाँ से एक तो वर्ड ईंट से आप एटा कर सकते हो, हालांकि मैं इसकी राय नहीं दूंगा, सभ्यता का एग्जाम्पल नहीं है ये, ठीक है। कुछ और करते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए, पट और ना, ठीक है। तो लाइन याद कर लेते हैं, 8 बजे 8 बजे पट बंद, अब दर्शन ना, ठीक है। 8 बजे मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं ना, उसके बाद दर्शन नहीं होते। तो 8 वर्ड इंग्लिश का जो है 8 याद रखना, 8 का मतलब है एटा, 8 से मतलब हो गया एटा, ठीक है। पट बंद हो गए, पटना, कितने बजे पट बंद होते हैं, 8 बजे, पटना वेटलैंड, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे, जो सुगम्य लगे, उसको तरह से कर लीजिए। किसी से बोलोगे पटना है क्या, तो वो ईंट उठा के मारेगा। पटना मतलब पट बंद हो गए, अब दर्शन नहीं होंगे। तो कितने बजे पट बंद होते हैं, 8 बजे पट बंद हो जाते हैं, एटा, 8 से एटा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तुरंत से इसको मार्क कर लेते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। तो ये हो गई हमारा पटना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अब अलीगढ़ डिवीज़न में ही रहना है, और अलीगढ़ डिवीज़न में आप एटा से जब ऊपर चलेंगे, यहाँ पर ये हरियाणा बॉर्डर पे ये है अलीगढ़। तो इसको मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हमारा ज़िला अलीगढ़, बड़ा सिंपल है, ठीक है। और अब जो बोलने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। भारत की 99th और यूपी की 12th जो सबसे लेटेस्ट और रीसेंट एडिशन है, वो यही रामसर साइट है, और रामसर साइट का नाम है शेखा झील, ये है शेखा झील, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। ठीक है, शेख ने अली को याद किया। शेख, अरब के शेख होते हैं ना, इस्लामिक वर्ल्ड में पॉलिटिकल लीडर्स, एमिर्स और शेख, तो वहाँ से वर्ड शेखा से तुरंत शेख वर्ड आएगा। और शेख किसको याद करेंगे, अली को, किसको याद करेंगे, अली। तो शेख से वर्ड आ जाएगा शेखा, शेखा एग्जाम में आएगा, उससे शेख बना लेना और तुरंत लाइन आ जाएगी, शेख किसको याद करता है, अली को, तो अलीगढ़, ठीक है जी। शेखा से अलीगढ़, शेख ने किसको याद किया, अली को याद किया, ठीक है जी। तो यहाँ जहाँ पे आपने अलीगढ़ लिखा है, यहाँ पर तुरंत मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर जो अभी हमने बात करी है ये है
शेखा। और एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर के लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 99th साइट है और यूपी की जो 12th साइट है वो यही है, शेखा। ठीक है जी। और अब देख लेते हैं, 10 हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब बचती हैं केवल 2, बहुत आसान सी है। तो उसके लिए थोड़ा ज्योग्राफी का फिर से एक बहुत बढ़िया, देखिए पूरा चीज़ रटने का कोई विषय नहीं, सब समझने का विषय है। तो गंगा मैया, जब गंगा जो नदी है वो जब उत्तराखंड से नीचे उतरती हैं, तो वो जिस ज़िले में सबसे पहले एंट्री लेती हैं उस ज़िले का नाम है बेटा बिजनौर। क्या नाम है? बिजनौर। और बिजनौर जो ज़िला है वो है ये हो गया बिजनौर। ठीक है, बिजनौर। और बिजनौर के साथ ही वो डिस्ट्रिक्ट तो बिजनौर है, और तुरंत जो अगली ज़िला पड़ता है जहाँ से नदी होके जा रही होती है, ये जो उसके पड़ोसी है, इसका दोनों का नाम लिख लीजिएगा, मुजफ्फरनगर। ठीक है जी, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो बिजनौर और मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर वर्ड जो है वो याद रखना है, और बिजनौर, ये जो टॉप के जो 2 हैं ज़िले, यहाँ से गंगा मैया एंटर करती है, वो बिजनौर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी, याद रखना, माँ गंगा कहाँ एंटर करती हैं? बिजनौर। ठीक है, यूपी में। ठीक है, तो अगले वेटलैंड का नाम देख लेते हैं। अगला जो वेटलैंड है उसका नाम है हैदरपुर। ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, और हैदरपुर में वर्ड जो है वो इस्लामिक वर्ड है, मुसलमान नाम है हैदर, और इसी से आप वर्ड एक और मुसलमान जो मुजफ्फर मतलब विजय होती है। ठीक है, तो इसी से आप तुरंत रिलेट कर सकते हैं, ये बात करेगा मुजफ्फरनगर की। ठीक है जी, तो ये हैदरपुर जो है ये कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। ठीक है जी। और हैडर, आपने अगर हैडर में क्या है, हैदर से क्या है? हैडर। क्या डर रहे हो? क्यों? क्योंकि पाप किए हैं, तो गंगा में स्नान करो। है डर तो गंगा में स्नान कर, है डर तो गंगा में स्नान कर। ठीक है जी, है डर से तुरंत क्या वर्ड आएगा? है डर तो गंगा में स्नान कर। और गंगा कहाँ मिलेंगी? यूपी में, बिजनौर। तो तुरंत कहाँ जाओगे? बिजनौर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो हैदरपुर है ये 2 जिलों में आएगा, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। ये इन दोनों को कलेक्टिवली लिखिएगा, हैदरपुर। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया सा ये हो गया। और आखिरी जो बचा है वो एक्चुअली में याद रखना, देखिए जब वेटलैंड है तो ज़मीन और पानी, जल दोनों की बात हो सकती है, तो ये तो नदी में भी है ना। तो कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर पानी का प्रवाह स्लो है, या जहाँ पर उनका किनारे का स्थल है, जहाँ उथला इलाका है, ठीक है, वहाँ पर वेटलैंड का डेवलपमेंट हो सकता है। तो यूपी की जो सबसे बड़ी रामसर साइट है, सबसे बड़ा जो वेटलैंड है, वो खुद माँ गंगा है, वो गंगा नदी है। ठीक है, और वो जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं अपर गंगा। और कहाँ से कहाँ तक है ज़रा एक मिनट देख लेते हैं। ये ठीक है, तो गंगा बिजनौर से आई, बिजनौर से एंट्री लेंगी वो मेरठ में, मेरठ से नीचे आती हैं हापुड़, और हापुड़ से नीचे बुलंदशहर। तो माँ गंगा ने हमारी सभ्यता को बुलंद किया है ना, गंगा माँ ने हमारी सभ्यता को बुलंद किया है। तो आखिरी ये जो है ये बुलंदशहर है। ठीक है, तो ये दोनों जिले लिख लीजिए, जिले मार्क कर लीजिए अगेन, हापुड़, हापुड़ और बुलंदशहर, हापुड़ और बुलंदशहर। ठीक है, अब कौन सा वेटलैंड आखिरी हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इजी है, देख लेते हैं। अब ये भी बात हुई है, इसका नाम है अपर गंगा, अपर गंगा, अपर गंगा वेटलैंड। ठीक है, तो गंगा ने यूपी को बुलंदी दी है, बिल्कुल सही बात है ये। तो चाहे वो महाजनपद हो का विकास हो, ठीक है, चाहे वो हमारी इकोनॉमी का, आर्थिक स्थिति का हो, कृषि का विकास हो, सब किस पर निर्भर है? गंगा पर। तो गंगा ने यूपी को बुलंदी दी है। ठीक है, तो बुलंदी से वर्ड आ जाएगा बुलंद, बुलंद शहर।
ठीक है, और गंगा से वर्ड है अपर गंगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अपर गंगा, ठीक है। और अगर और थोड़ा स्पेसिफिक अगर आपको पता करना है एक्चुअली है क्या, तो ये ब्रिज घाट से नरौरा तक का क्षेत्र है, यही मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, जिन लोगों को जानना है वो लिख लीजिए, ब्रिज घाट से नरौरा। नरौरा जो फिर से एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी का एकमात्र इकलौता न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है नरौरा, एन से न्यूक्लियर, एन से नरौरा, तो नरौरा घाट है, नरौरा जो क्षेत्र है ये बुलंदशहर में पड़ता है, तो उसका एंड पॉइंट तो बुलंदशहर हो गया, ठीक है। और जो ब्रिज घाट है ये पड़ता है हापुड़ में, ठीक है, तो हापुड़ से बुलंदशहर, ये जो सबसे बड़ा वेटलैंड जो है वो ये है। तो इसी के साथ हमारी सारी रामसर साइट 12 की 12 रामसर साइट जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। पर एक बार क्विकली हमारे सभी साथियों के लिए शॉर्ट में एक बार क्विकली ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, एक बार बढ़िया से इसको रिवाइज कर लेते हैं जी, ठीक है। मैप बना लेते हैं, ले लेते हैं, सीधे मैप ले लेते हैं और तुरंत देखते चलते हैं कहाँ पर कौन सा वेटलैंड हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो संत कबीर नगर, संत कबीर कह रहे हैं बखिया मत खड़ी करो, मैं खीरा खाता हूं, और बखेड़ा बखिया मत उधेड़ो, और बखेड़ा हिंदू मुस्लिम बखेड़ा मत क्रिएट करो, यहां पर है बखीरा, यहां पर क्या हो गया बखीरा, ठीक है। फिर आते हैं गोंडा, तो पार्वती माँ एक गॉड है, गोंडा माँ पार्वती का एक नाम गौरा भी है, ठीक है। और माँ पार्वती को हम लोग गेंदा के फूल चढ़ाते हैं और गोंद के लड्डू, तो गोंडा में पार्वती अर्गा वेटलैंड, रामसर साइट नंबर 2, ठीक है। समस्या के समय हम लोग राय लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया समासपुर रायबरेली, समासपुर रायबरेली, ठीक है। सबसे पहली नाव नवाब की निकलती है, तो नवाबगंज उन्नाव, सबसे पहली नाव नवाब की निकलती है, नवाब की हम उन्नति चाहते हैं, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह, हरदोई, सांड की आंख को मारना बहुत हार्ड है, या सांड बहुत हार्ड है, सांडी, हरदोई, ठीक है जी। फिर आते हैं वाह क्या सारस क्रेन है, इटावा, सरसई नावर सारस या सैफई इटावा का पार्ट है, ठीक है। फिर आते हैं मैनपुरी, तो मैनपुरी में देख लेते हैं, मैनपुरी मेन व्यक्ति का ही सम्मान होता है, समान बर्ड सेंचुरी या समान वेटलैंड, ठीक है। आगरा, सूरज में बहुत आग है, सूर सरोवर, आगरा में बहुत सूरज में बहुत आग है, सूरज से सूर और आगरा से आग से आगरा, ठीक है जी। फिर चलते हैं एटा, 8 बजे पट बंद हो जाते हैं, पटना, 8 बजे मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और दर्शन नहीं होते। फिर शेख ने अली को याद किया, अलीगढ़, शेखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वां एडमिशन, सबसे आखिरी जो एडिशन हुआ है वो यही हुआ है, ठीक है, और 99th इंडिया का जी, ठीक है जी, बढ़िया से याद रखेंगे। और फिर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बचे हैं, तो ये देख लीजिए हापुड़ से बुलंदशहर, ये वाला जो है ये हो गया अपर गंगा, माँ गंगा ने यूपी को बुलंदी दी है, अपर गंगा बुलंदशहर। और है डर तो गंगा में स्नान कर, और गंगा में स्नान कहाँ करोगे, हैदरपुर, हैदर, तो गंगा में स्नान कर, और गंगा में स्नान करने के लिए कहाँ जाओगे, बिजनौर, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी में गंगा कहाँ आती है सबसे पहले, बिजनौर में, और हैदर एक इस्लामिक नाम है, मुसलमानी नाम है, उससे आप मुजफ्फरनगर को रिलेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं मेरे सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये एकदम याद होगा, ना सिर्फ याद, इसको हमने रिलेट किया है, ज्योग्राफिकली समझा है, और इसका पूरा एक सेंस बनाया है कि कैसे क्या चीज़ रिलेट हो रही है। साथ ही साथ जुड़े रहिए सीरीज से, धमाकेदार एडिशंस होने वाले हैं इसमें। अगला जो क्लास होगा उसमें सारा प्रोटेक्टेड जो एरिया है वो एकदम ऐसे चुटकियों में आपको याद करा देंगे, गारंटी के साथ, ठीक है जी। तो एक बार फिर से जय हिंद, और भूलने नहीं दूंगा एक भी वेटलैंड।